आपकी वर्किंग मेमोरीज, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल आपकी हेल्प करनी चाहिए आपकी तैयारी के मामले में। तो मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप यूनिट नंबर 2 को तैयार करना चाहते हो, यूनिट नंबर 2। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि आप क्या करना चाहते हो। आप यूनिट नंबर 2 को किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, तो आपका जवाब मिल गया वाई। क्यों करना था आपको? क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। असल में सही मायने में ये आंसर नहीं है। आंसर तो ये है कि आप ये काम इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक दिया हुआ है आप उसके बारे में जानना चाहते हो। आप जानना चाहते हो सेल्स क्या है, मेम्ब्रेन्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यूनिट नंबर 2 पढ़ना चाहता हूं, तो आपने अपने माइंड के ज्यादातर पार्ट्स को बोल दिया कि आपको एंगेज होने की जरूरत नहीं है। आप किस जैसे पीके नाम की जो मूवी थी, उसके काफी सारे डायलॉग्स आपको याद होंगे, काफी सारे सीन्स आपको याद होंगे, इसलिए क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। तो पहला तो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है इस टॉपिक के अंदर। यूनिट नंबर 2 इज सेल बायोलॉजी। वाह ऑसम। सेल के अंदर क्या क्या होता है, और इन बातों को हम वाई में डालते हैं। वाई का भी ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन तैयार करना है, वाई ये है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मजेदार तरीके से जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि क्या बढ़िया चीज है। अब सवाल उठता है हाउ। ये जो हम क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने टारगेट्स में, ये क्वेश्चन आपके अभी जो मैंने 3 फंक्शन समझा है आपके माइंड के, ये उन्हीं 3 फंक्शनों को जगाने के लिए हैं, फोकस करने के लिए। तो क्वेश्चन उठता है कि अब आप ये तैयारी करोगे कैसे। इसके लिए तैयारी करने के लिए 2 रास्ते हैं। आप कोई 4 पन्ने का कोई छोटा मोटा सा कोई नोट्स पकड़ लो जिसमें सेल बायोलॉजी 4 पन्ने में समझा दी गई हो, या फिर आप किसी ऐसी बुक को उठाओ जिसमें कलरफुल डायग्राम हो, कुछ एनिमेशंस आपके पास अवेलेबल हो, और वहां पे इंफॉर्मेशन एक सिरे में पुरी गई कहानी की तरह, और आप जानते जा रहे हो कि वाह सेल के अंदर ये भी होता है, सेल में ऐसा भी होता है। अब समझ में आया कि अच्छा सेल ऐसा भी काम करती है। तो हाउ कंटेंट डिफाइन करता है कि आप क्या कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो, और कंटेंट में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो कि 4 पेजेस के अंदर आप सेल बायोलॉजी पढ़ गए, फिर तुम आप खुद का बेवकूफ बना रहे हो, फिर आप उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब आपने जो भी किया अभी तक का काम, अब उसे मैनेज करना है। आपने कंटेंट डिफाइन कर लिया, अब मैनेज कैसे करोगे? जो भी आपने पढ़ा उसको ऑर्डर्ड तरीके से दिमाग में फिट करोगे। ऐसे नहीं कि आप बेस्ट इंफॉर्मेशन ठूसते जा रहे हो। ऑर्डर वे में डिफाइन करने के लिए आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, आपको फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, आपको छोटे नोट्स तैयार करने पड़ेंगे जिसमें लाइनों का इस्तेमाल ना किया गया हो। जैसे कि अगर सपोज करो कि हमारे पास एक लाइन है कि आरएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब तुम चाहो तो ये लाइन लिख करके रटना शुरू कर दो। दिस इज नॉट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहता है कि मैंने टेक्स्ट में ये लाइन पढ़ी कि आरएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए, और मैंने अपने कागज के ऊपर एक छोटा सा एक रे डायग्राम ड्रॉ किया, डीएनए टू आरएनए, और उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ये मैंने अरेंज किया है एक लाइन को पढ़ करके, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब भी मैं इस लाइन को देखूंगा तो मुझे लाइन दिखनी चाहिए डीएनए कैन बी कन्वर्टेड टू आरएनए बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, या फिर मुझे दिखना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो जब हम लोग चीजों को शॉर्ट वे में अरेंज करना शुरू करते हैं तो हमारे पास वेल अरेंज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड जानकारी दिमाग में फिट होना शुरू आती है। अब हमारे दिमाग में वेल डिफाइंड लिंक्स बनने शुरू होते हैं। तो जब भी आप कभी आरएनए की बात पढ़ोगे किस जगह पर, तो आपके दिमाग के वो कनेक्शंस अचानक से चमकना शुरू हो जाएंगे जहां जहां आपने ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन फीड की हुई थी। लेकिन नो डाउट जब आप पढ़ाई की बात कर रहे होते तो व्हाट, व्हाई, हाउ, मैनेज, इन सारे क्वेश्चनों को प्रिसाइजली बेटर तरीके से करने के लिए आपको एक मोटिवेशन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बढ़िया एक्टर की मूवी आपके सामने आती है तो उससे मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है मजा आएगा देख करके, वाओ। तो यहां तुम्हारे पास कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन, अगर तुम साइंस में अपनी क्यूरियोसिटी को बना सकते हो म्यूटेशन, तो सबसे मोटिवेशन तो सबसे बढ़िया है। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को क्रिएट कर सकते हो, आप अपने आप से बात करो कि मैं जानना चाहता हूं कि सेल के अंदर क्या होता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप मोटिवेशन करो कि आप मास्टर्स कर चुके हो, आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका बैंड बच जाएगा।
आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप नेट का एग्जाम फेल करो और वो आपसे आके पूछें भाई तुम्हारा नेट का एग्जाम कैसा हुआ, और तुम मुंह लटका करके बोलो यार मैं इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, और वो अंदर अंदर बड़े खुश हो तुम्हारी लटकी हुई शक्ल देख करके। या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम फेल हो जाओ और कब तुम अपनी पटरी से भटक जाओ कि वो ताना मार सके तुम्हारे पेरेंट्स को। ये मोटिवेशन है। डर भी मोटिवेशन का काम करता है। आप जानते हो कि जब कभी आप उत्तेजित होते हो तो आपके शरीर के अंदर कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी, जो आपसे और ज्यादा काम करने को प्रेरित करते हैं। भाई याद करो ना, एग्जाम से पहली रात तुम्हें नींद नहीं आती, एग्जाम से 3 महीने पहले तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, और एग्जाम से 7 दिन पहले तुम किताब की किताब भाई साहब पन्ने घुमा देते हो सारे के सारे। तो ये जो मोटिवेशन है डर के रूप में, इस मोटिवेशन को डे 1 से लेकर के आओ। हर रोज के अपने टारगेट सेट करो और अपने आप से बात करो कि अगर ये टारगेट पूरे नहीं हुए तो मेरा काम खराब है। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो आप सुबह उठ करके डिसाइड करो कि आज मुझे कुल मिलाकर के 150 पन्ने पढ़ने हैं। अगर तुम इतने बड़े बड़े टारगेट बनाओगे तुम थक जाओगे बहुत जल्दी, तो ऐसे काम मत करना जो मैंने कहा। सुबह उठो, नहा दो और तुम अपने आप से बात करो कि ये रही मेरी टेक्स्ट बुक, अब अगले 50 मिनट में मुझे 5 पन्ने खत्म करने हैं। तो अपनी घड़ी को सामने रखो, पढ़ना शुरू कर दो ताबड़तोड़। 5 पन्ने नोट्स तैयार किए, अच्छी अच्छी बातें बाहर निकाल ली। 50 मिनट पूरे हुए, तुमने टारगेट अचीव किया, तो अपने आप को इनाम दो 10 मिनट के ब्रेक के रूप में। ब्रेक लो, वापस आओ और फिर नेक्स्ट 50 मिनट्स के लिए फिर एक टारगेट सेट करो। इस बार कहो मुझे 5 पन्ने नहीं, इस बार मुझे 6 पन्ने पढ़ने हैं, तेजी से। तो आप दिन में इस तरह की शुरुआत में 4 सिटिंग दो एक वीक, फिर एक वीक आप नेक्स्ट वीक 5 सिटिंग दो, 6 सिटिंग दो। ऐसे करते करते तुम खुद लगभग 2 महीने बाद सरप्राइज हो जाओगे कि तुम्हारी कैपेसिटी इतनी जबरदस्त थी। कभी लंबे बड़े टारगेट सेट मत करो, टारगेट को छोटा सेट करो। लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। अगर मैं कहूं कि टाइम वर्सेस मेमोरी, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो 100% के स्केल पर हमने कहा कि एट टाइम 0, जब मैंने अभी टॉपिक खत्म किया है तो मेरी तैयारी यहां पर है। अगले कुछ घंटों में मैं कुछ चीजें भूल जाऊंगा, अगले कुछ दिनों में मैं भूल करके लगभग गायब हो जाऊंगा। और अगर सपोज करो कि मैंने करीब 15 दिन बाद वापस आकर के अपने आप को झांकने की कोशिश की तो मैं पाऊंगा कि मुझे याद ही नहीं टॉपिक, मैं तो भूल गया सब कुछ। तो भाई इससे पहले कि ये दिन आए, हर 7th डे पर जो भी तुमने याद किया उसको रिवाइज करो। अगर तुम उसे रिवाइज करते तुम्हारी मेमोरी वापस सेट होगी और अगली बार ये ग्राफ जल्दी से नहीं गिरने वाला और लंबा दूर तक जाएगा। फिर रिवाइज करो। तो ऐसे करते करते 2 या 3 रिवीजन में आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बनना शुरू हो जाती है। इसलिए रिवीजन मस्ट है। और मैंने पहले कहा था कि आप रिवीजन 1000 पेज से नहीं कर सकते। जो आप ये रे डायग्राम बनाते हुए आ रहे हो अपने मैनेजमेंट वाले पार्ट में, जहां आपने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, जहां आपने चार्ट्स बनाए हैं अपने लिए, जहां आपने समरी तैयार की है, ये है जो रिवीजन में आपके काम आएगा। इसको आप बार बार रिवाइज करोगे। अगर किसी टॉपिक को आप 7-7 दिन के अंतर पे 3 या 4 बार रिवाइज कर लेते हो तो फिर ये आपके 6 महीने या 8 महीने के लिए काफी है। जैसे कि मुझे अपनी एमएससी के कुछ टॉपिक्स मुझे आज भी याद हैं, बहुत टाइम बीत चुका है उस चीज को, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने हमेशा ये मेथड अपनाया। ये सारी कहानी किताबी कहानी नहीं है, लोग करते हैं इन कामों को, लोग वेल मैनेज तरीके से अपनी तैयारी को बढ़िया करते हैं और इसलिए वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तुम भी कर सकते हो। तो इसलिए अपने ऊपर बिलीव करो कि चीजें हैं केवल अपने आप को मैनेज करने के, सोचने से काम नहीं बनता, आपको हमेशा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो अब अगर मैं बात करूं आपके पार्ट नंबर 5 की, जो कि लास्ट पार्ट भी है इसका, द स्मार्ट वे टू क्वालिफाई जेआरएफ। हालांकि अभी तक की हमने पीछे बात करी है उन्हीं में से एक बात का नेक्स्ट वर्जन है,
जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि मैनेज करना जरूरी है इंफॉर्मेशन को, तो आई होप तुमने कभी ये लाइन पढ़ी होगी, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बड़ी फेमस हिस्टोरिकल लाइन है, कई जगह मैंने इसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी देखा गया है। आपके सामने जो फोटोग्राफ है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है क्रोमेटिन का। ये 11 नैनोमीटर फाइबर है नीचे वाला, और ऊपर वाला है 30 नैनोमीटर फाइबर। ये आपके न्यूक्लियोसोम्स है और ये आपका डीएनए जा रहा है। तो इस जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ आए थे तो इन्हें कहा गया कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे धागे के ऊपर दाने रखे हुए हों। हम लोग इसे बोल रहे हैं कि जब आप किसी जानकारी को लेना चाहते हो तो आप जानकारी ए लो, ए के बाद में एम पर मत जाओ, ए के बाद में कंटिन्यूएशन में बी को फॉलो करो, बी के बाद सी, सी के बाद डी। मतलब इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए शुरुआत, अगर मुझे नेट की तैयारी करनी है तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा? मैं सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं सेल बायोलॉजी पढ़ूंगा। सेल बायोलॉजी पहले नहीं, पहले बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ करके मुझे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इनका बैकग्राउंड मिल गया। मुझे मालूम पड़ गया एंजाइम क्या करते हैं, मुझे मालूम पड़ गया एनर्जी कहां से आती है, मुझे मालूम पड़ गया चीजें कैसे आपस में अरेंज होती हैं। अब मैं सेल की बात करूंगा, और जब मैं सेल पढ़ लूंगा तब मैं पढ़ूंगा जेनेटिक्स को। सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ भी जा सकता हूं, और वहां से मैं इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से मेरी डीएनए इंजीनियरिंग भी काम करती है, और प्लांट टिश्यू कल्चर मुझे आगे मिल जाएगा, एनिमल टिश्यू कल्चर मुझे मिल जाएगा, एग्रीकल्चर बायोटेक मिल जाएगा। यहां पे एक जो हम लोगों से एक पार्ट मिस हो गया है, सेल बायोलॉजी के बाद मैं डीएनए बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूं, और डीएनए बायोलॉजी पढ़ने के बाद मैं जेनेटिक्स पढ़ना चाहता हूं। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, नंबर 2 सेल बायोलॉजी, नंबर 3 डीएनए बायोलॉजी, नंबर 4 जेनेटिक्स। आप अगर ये ऑर्डर नहीं चेंज करते तो क्या होगा? देखो समझो, आपने यहां पर 100% टॉपिक आपको पढ़ने पड़े, लेकिन इन 100% में से जब सेल बायोलॉजी की बात करता हूं तो मुझे केवल 70% टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 30% मैं ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुका हूं। जब मैं डीएनए बायोलॉजी पढ़ रहा हूं तो मुझे केवल 70% टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 30% मैं बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुका। जब मैं जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं तो जेनेटिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया नाम की डिजीज को लेकर के कभी पेडिग्री आती है, या फिर ये कि भाई किसके कितने % होने के चांस है, तो उसको समझने का ज्ञान मुझे बायोकेमिस्ट्री से मिल चुका। और मुझे साथ में यह भी मिल चुका है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन जैसे कि एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस दिखाते हैं, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के आउटपुट के रूप में मुझे कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो इसलिए मेरा जेनेटिक्स को पढ़ना और आसान हो जाता है, खासतौर से जो जीन इंटरेक्शन होता है ना, जैसे कि वो एपोस्टासिस वगैरह, एक जीन डोमिनेंट एक जीन रिसेसिव, असल में उसकी गुत्थियां सुलझती हैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की वजह से। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी तो आपको समझ में भी नहीं आने का वहां क्या हो, आप रट के बैठ जाओगे। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा जेनेटिक्स में केवल रट के बैठते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी हमें। सिमिलरली जब मैं ये सब पढ़ने के बाद में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता हूं, तो जो कि एक नया सा टॉपिक है, बट बायोकेमिस्ट्री ज्ञान मेरे वहां भी काम आता है, और जो सेल बायोलॉजी पढ़ चुका हूं उसकी वजह से मुझे इम्यूनोलॉजी समझ में आती है। और फिर अब जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी पढ़ने के बाद जब मैं डीएनए की बात करता हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो मेरे लिए बच्चों वाला खेल बन जाता है, क्योंकि इसका असल में 50% से भी ज्यादा पार्ट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है आपका पहले से ही। आप जब इन्हें पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पड़ेगा, तो आपको पहले से पता है, केवल यहां फ्रेम्स चेंज होंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी डन। इसलिए डीएनए इंजीनियरिंग इन सबके बाद आनी चाहिए। और फिर डीएनए इंजीनियरिंग करने के बाद में प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी काफी आसान है। खास तौर से अगर आप प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ने के बाद में एग्रीकल्चर बायोटेक पढ़ रहे हो तो। जिन्हें और भी आगे पढ़ना है, अगर मैं टेक्निक की बात करूं
तो टेक्निक्स का 80% पार्ट आप बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स एंड डीएनए बायोलॉजी में खत्म कर चुके पहले से ही। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने यूनिट कब खत्म कर ली। जो बचे हुए पार्ट है आप उसको कर सकते हो यहां पर, जैसे बायो प्रोसेस हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, या फिर जो एनिमल फिजियोलॉजी में टेक्निक्स आती हैं। और जिन्हें बॉटनी का शौक है, बॉटनी का भी जो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी पार्ट है वो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग कर चुके होते हैं, लेकिन प्लांट्स की जो बाकी बातें आपको अलग करनी पड़ेंगी, जूलॉजी अलग करना पड़ेगा। हाँ, बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ने के बाद में, इसलिए मैं बोल रहा हूं इकोलॉजी पढ़ने की जो थीम है, इकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको बॉटनी जूलॉजी पहले से आना चाहिए। आप सीधा इकोलॉजी पर जंप मारोगे तो आप बहुत कुछ चीजों की मतलब नहीं निकाल पाने के। तो आप बॉटनी पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, उसके बाद इकोलॉजी। अब आओ क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन इकोलॉजी से पहले मत करो, क्लासिफिकेशन के बाद इवोल्यूशन मस्त क्लियर। ये जो मैंने आपको आउटलाइन दिया है, ये आउटलाइन इसलिए प्रोवाइड किया है कि अगर आप उन 6 यूनिट्स को फॉलो नहीं करना चाहते जिनका जिक्र मैंने किया था, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिट पिक कर सकते हो टेबल में देख करके। लेकिन यहां पे आपको ऑर्डर मिल गया कि कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को बाद में। मजा उसी में कि जब आप पहले पढ़ करके बाद में टॉपिक ऐसे रखे हुए हो जिनमें आपको कम मेहनत करनी पड़ जाए। ये कुछ एक डायग्राम्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं जो आपको ये आइडिया देंगे कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समरीज कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये समरी है सेल साइकिल में इस्तेमाल होने वाले सभी मॉलिक्यूल्स की। तो जब हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम इन टॉपिक्स को हर जगह डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर पढ़ने के बाद में अकेला ये चार्ट पूरी मॉलिक्यूलर सेल साइकिल को रिवाइज करा देता है बिना टाइम गवाए। या फिर जैसे कि ये एक छोटा सा डायग्राम जो कि यूकैरियोटिक सिस्टम में जीन रेगुलेशन के लेवल दिखाने के लिए एक सिंपल एक डायग्राम, मैं बैठ के चाहूं तो इसी एक डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से छोटे नोट्स तैयार करने चाहिए, आपको ऐसे टेबल्स रखने चाहिए अपने पास जिनमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, जैसे कि साई आरएनए माई आरएनए का डिफरेंस, या फिर कोई ऐसे डायग्राम जिसमें कोई प्रोसेस दिखा रखी हो। जैसे कि ये डायग्राम लाइनिंजर का है और इस डायग्राम में आज तक तकरीबन 15-16 बार क्वेश्चन देखे हैं मैंने, नेट, गेट, आईसीएमआर जैसे एग्जाम्स के अंदर, डीबीटी में भी, जेएनयू के एग्जाम्स के अंदर, सिर्फ इसी डायग्राम में से। इस डायग्राम में दो बातें हैं, एक ये सेंट्रिफ्यूगेशन दिखा रहा है मुझे, डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन क्या होता है, और दूसरा मुझे बता रहा है कि अगर मुझे माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करना हो तो मुझे कहां तक सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 20,000 जी फॉर 20 मिनट करने के बाद में बॉटम में मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। तो जब हम लोग किसी ऑर्गेनल को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ये काम आता है। सेक्शन सी में जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है उनमें इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। तो ये वो डायग्राम है, लिख करके आपने कितनी जानकारी इकट्ठी कर रखी हो, चाहे आपने इसके 2 पन्ने भर रखे हो, वो काम नहीं आने वाले। ये डायग्राम है जो अकेला डायग्राम डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, अगर आप क्लियर हो तो। सिमिलरली ये एक फ्लो चार्ट है कि कैसे हम लोग प्रोटीन बायोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी टेक्निक किसके बाद आती है। तो जब हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ करके एक ऑर्डर तरीके से फ्रेम बनाएंगे अपना, ये मैनेज के अंदर आएगा बात। ये है जो आपको ऐसे मटेरियल तैयार करके देगा जिसे आप रिवाइज कर सकते हो आसानी से। आपका बनाया हुआ मटेरियल है, आपने दिमाग लगाया है, तो फिर आपसे बढ़िया ऐसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। तो इस सेशन में यही सारी बातें थी। अब जो लास्ट सेशन है इसके लिए मैं आपको एक लिंक और भेज रहा हूं। इस सेशन में हम लोग आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेरीज आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन मैं आपके पास एक लिंक भेज रहा हूं। इस लिंक में हम लोग आपको मौका देंगे कि आपके अभी तक के जो भी सवाल हैं आपने पूछ पाओ जो इस प्रेजेंटेशन से संबंधित थे। तो जस्ट मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, आप भी अपने क्वेश्चन अरेंज कर लो, एंड देन वी कैन स्टार्ट द लास्ट सेशन जहां आपकी क्वेरीज और मेरे सॉल्यूशंस।